हेलो, वेलकम यू ऑल टू लॉ सीखो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें से जो आज का हमारा पहला टॉपिक है दैट टॉक्स अबाउट द गवर्नर्स पावर्स। गवर्नर की पावर पे एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाया है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो क्या रिस्ट्रिक्शन है ये, क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी हम इसे बोल सकते हैं, जिसको लेकर काफी ज्यादा डिसेंडिंग वॉइस भी आ रही है फ्रॉम द साइड ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो हम उस बारे में भी देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि ये न्यूज में क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपनी पावर यूज करी है, जो कि उनको आर्टिकल 142 में दी हुई है। आर्टिकल 142 में ये सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है फॉर मीटिंग द एंड्स ऑफ द जस्टिस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैन गिव डिसीजन, ठीक है, फॉर मीटिंग द एंड्स ऑफ द जस्टिस। तो कोई ऐसी चीज जिससे रिलेटेड लॉ नहीं है, कहीं क्लैरिफिकेशन नहीं है, उसको लेकर अगर कोई लॉ नहीं भी है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी ये पावर इन्वोक करके वहां पर जस्टिस डिलीवर कर सकता है। अब यहाँ पर होता यह है कि तमिलनाडु के जो गवर्नर है, उन्होंने अपने पास में 10 बिल्स को विथहोल्ड करके रखा था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि गवर्नर जो है वो किसी भी बिल को इनडेफिनेट टाइम के लिए होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, उन्हें 1 मंथ के अंदर उस बिल को पास करना ही होगा। तो यहाँ पे इनडेफिनाइट विथहोल्डिंग जो है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉकेट वीटो, ये गवर्नर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात केवल तमिलनाडु में नहीं है, तमिलनाडु के अलावा भी अगर हम केरला में भी देखें तो केरला में भी बहुत सारे बिल्स है जो केरला के गवर्नर ने होल्ड करके रखे हुए हैं पिछले 1-2 सालों से, और जिसमें एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बिल इज लोक आयुक्त अमेंडमेंट बिल ऑल्सो। उसके अलावा अगर हम देखें तो तेलंगाना में भी हमें यही सिनेरियो देखने को मिलता है, जहां पे 10 बिल्स जो है वो होल्ड करके रखे हैं गवर्नर ने फ्रॉम लास्ट 2 years, September 2022, almost we can say now it's been 2.5 years। पंजाब में भी यही सिनेरियो देखने को मिला कि पंजाब की जो सीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उन्होंने एड एंड एडवाइस करा गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को कि आप बजट सेशन बुलाओ, लेकिन बनवारी लाल पुरोहित जो कि गवर्नर है पंजाब के, उन्होंने इससे मना कर दिया। इसको लेकर भी केस हुआ है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये केवल बात तमिलनाडु की नहीं है, और भी स्टेट्स की। अब इन सारे स्टेट्स में कॉमन बात ये है कि ये सारे स्टेट्स जो है वो अपोजिशन अलायंस के पार्टीज की गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म्ड है। तो कहीं ना कहीं जब सेंटर और स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट्स होती है, तो ऐसा रिफ्ट हमें देखने को मिलता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है, ठीक है, दैट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंटर में जो गवर्नमेंट है, वो एड एंड एडवाइस करते हैं कि इस पर्सन को आप गवर्नर अपॉइंट करो टू द प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 155 के अंडर प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं। अब इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि टर्म ऑफ ऑफिस की अगर हम बात करें, दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 156 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे गवर्नर का जो है फिक्स टर्म नहीं है, दैट इज ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स प्लेजर। अब अल्टीमेटली देखें तो जब तक सेंटर चाहे तब तक वो कोई भी पर्सन यहाँ पर गवर्नर रह सकता है, तो कोई मिनिमम या अपर लिमिट यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, और साथ ही साथ वो एड एंड एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उनसे बाउंड होता है। दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 163 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे 163 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ अगर हम देखें तो आर्टिकल 200 भी है, जहां पे गवर्नर्स असेंट की बात करी है। तो गवर्नर के पास में ये पावर है कि वो अपने असेंट दे सकते हैं किसी बिल को, वो चाहे तो इसको विथहोल्ड कर सकते, वो चाहे तो बिल को रिटर्न कर सकते एक्सेप्ट द मनी बिल, और वो चाहे तो इसको रिफर कर सकते हैं टू द प्रेसिडेंट फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। अब यहाँ पर एक इशू ये है कि आर्टिकल 200 में विथहोल्ड कर सकते हैं असेंट किसी भी बिल को लेकर, ये दिया हुआ है, बट इसका टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, और इसी को लेकर गवर्नर जो है ये एक ग्रे एरिया था, और इसी ग्रे एरिया को लेकर जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो काफी ज्यादा एजिटेटेड थी। तो फाइनली इसी चीज को लेकर जजमेंट आया है कि आर्टिकल 200 में जो विथहोल्डिंग द असेंट है, ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं हो सकती है, दे हैव टू गिव द कंसेंट विद इन 1 मंथ। अब क्या ये क्वेश्चन पहले नहीं आया? क्वेश्चन आ चुका है, इसको लेकर कमीशंस ने अपने रिकमेंडेशंस भी दिए हैं। दो इंपॉर्टेंट कमीशन है, फर्स्ट है सरकारिया कमीशन, जिन्होंने ये कहा है कि गवर्नर जो है उनको एक्ट करना है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट इन द रेयर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टेंसेस। तो डिस्क्रिशनरी पावर आपको यूज करना है, लेकिन इन द एक्सेप्शनल केसेस। और यहाँ पर एक और बात ये हुई थी कि गवर्नर जो होते हैं
अब ये गवर्नर सेंटर के जनरली सेंटर अपॉइंट करता है, तो सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसके कहीं ना कहीं फेवर में या उनसे कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होते हैं। जैसे बनवारी लाल पुरोहित की हम बात करें तो इनका एफिलिएशन भारतीय जनता पार्टी से था। वही अगर हम बात करें तेलंगाना की गवर्नर का, तो इनका भी एफिलिएशन कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में था। वो स्टेट ऑफिशियल भी रह चुकी है। तो इसको लेकर यहाँ पर अगर आप गवर्नर अपॉइंट हो गए, नाउ यू आर हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो आपका जो पार्टी भले कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आया हो, आपको उसको पीछे छोड़ने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर डिमार्केशन की बात करी थी सरकारिया कमीशन ने कि डिस्क्रिशनरी पावर और मैंडेटरी असेट, इसके बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए, उसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना चाहिए। उसके अलावा पूंची कमीशन जो है 2010 में आया था, काफी लेटेस्ट है, ज्यादा पुराना नहीं है। तो यहाँ पर भी एम्फसाइज किया था कि नीड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। अब गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिफ्ट देखने को मिलता है, तो उसको कम करने की बात करी थी पूंची कमीशन ने फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसको लेकर डिस्क्रिशनरी पावर्स को लेकर क्लियर गाइडलाइंस की बात करी थी कि एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो एक क्लियर गाइडलाइंस के साथ में आ जाए या कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टेन अमेंडमेंट्स कर दे, और उसके साथ में असेंट जो है, असेंट देना या बिल विथ होल्ड करने के लिए भी टाइमलाइन होनी चाहिए। ये पूंजी कमीशन ने आज से 15 ईयर्स पहले ही सजेस्ट कर रखा था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के पास में जब मैटर, ये अपने आप में क्या पहला मैटर है, तो आंसर इसमें, इससे पहले अगर हम देखें तो 4 और मैटर्स हो चुके हैं। सबसे पहला शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1974 का केस है। इसमें गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो काफी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन में यूज करने की बात करी है। अदरवाइज जनरल रूल इज दैट कि गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके बाद में रामेश्वर प्रसाद यूनियन ऑफ इंडिया का केस होता है, दिस इज 2006 का केस। अंडर दिस इट वाज सेड दैट कि गवर्नर सब्जेक्टिव ओपिनियन कैन नॉट जस्टिफाई द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356। अब जो स्टेट इमरजेंसी है, दिस इज, ये कब इम्पोज होती है, एज पर द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर। अब यहाँ पर भी जो ओपिनियन है, ओपिनियन के बेसिस पे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, दैट ओपिनियन शुड बी बैक्ड बाय सर्टेन रीजनिंग, और इसके लिए जुडिशियल स्क्रूटिनी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में नाबाम रेबिया केस है, अपने आप में ये भी केस काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिगार्डिंग द समनिंग एंड द प्रोरोगिंग ऑफ हाउस। तो हाउस को कब समन करना है, कब क्लोज, उस पर्टिकुलर सेशन को कब क्लोज करना है, इसको लेकर गवर्नर को जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। और साथ ही साथ इस केस में ये भी बताया गया था कि असेंट जो है वो इनडेफिनाइट पीरियड के लिए गवर्नर होल्ड नहीं कर सकते। उसके अलावा रिसेंट केस हुआ था पंजाब में, तो पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जो है, इन्होंने बजट सेशन, इनको बोला गया था कि आप समन करिए बजट सेशन के लिए, गवर्नमेंट ने कहा था, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा था, इन्होंने उनकी बात मानी नहीं। उसको लेकर जो सीएम है और एग्जीक्यूटिव है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, दैट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर कट बोला कि समन करना है हाउस को, तो वहां पर आपको एड एंड एडवाइस सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की माननी है। एंड द रिसेंट केस, दैट इज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, 2025 का केस है, जिसमें विथहोल्ड करने का पीरियड जो है वो 1 मंथ से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता है। हियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन्वोक्ड आर्टिकल 142। तो ये प्रेजेंट केस का डिसीजन आया है, इसको लेकर ये हमारा डिस्कशन था। नाउ सेकंड केस, दैट इज रिगार्डिंग द बाइक टैक्सी नॉट बैंड बट सेट टू एग्जिट द बेंगलुरु। वाई? तो ये सिर्फ बेंगलुरु की बात नहीं है, होल ऑफ द कर्नाटक स्टेट की बात है, जिसको लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का डिसीजन आया है। तो यहाँ पे कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि जो बाइक टैक्सीज है, ये बाइक टैक्सीज जो है ये स्टेट ऑफ कर्नाटक में ऑपरेट हो सकती है, बट ओनली आफ्टर द रूल्स विच विल बी मेड अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और 6 वीक का टाइम दिया है सारी बाइक टैक्सीज को कि वो अपना बिजनेस रैप अप कर दे फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटक। अब यहाँ पर जो बॉल है वो आ गई है स्टेट गवर्नमेंट के कोर्ट में। नाउ स्टेट गवर्नमेंट हैव टू मेक द रूल्स एंड द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द बाइक टैक्सी। जब तक वो नहीं बनाते हैं तब तक बाइक टैक्सी जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकती है। 6 मंथ के अंदर उनका अपना बिजनेस रैप अप करना है। अगर उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के साथ में आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो बाइक टैक्सी जो है वो बेंगलुरु और स्टेट ऑफ कर्नाटक में देखने को नहीं मिलेगी। द नेम ऑफ दिस केस इज रोप इन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
and State of Karnataka and others. अब रोप एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो है, दिस इज द कंपनी दैट ऑपरेट्स रैपिडो। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो कर्नाटक स्टेट में ये जो बाइक टैक्सीज है, ये एक ग्रे एरिया में हम इसका ऑपरेशन देख सकते हैं। इट वाज स्टार्टेड इन ईयर 2016, है ना। ऑलमोस्ट इंडिया के अलग अलग पार्ट में तब हमको रैपिडो बाइक टैक्सीज ये देखने को मिली थी। अब यहाँ पर जो है ये बाइक टैक्सीज को लेकर, ठीक है, काफी ज्यादा अपोजिशन हो रहा था, स्पेशली बाय द ऑटो रिक्शा यूनियन एंड द टैक्सी यूनियंस, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बिजनेस को हैम्पर कर रहा था, बिकॉज इट वाज द अफोर्डेबल ऑप्शन। तो पब्लिक जो है वो टैक्सीज और ऑटोज की तरफ जाने की बजाय देवर शिफ्टेड टुवर्ड दिस बाइक टैक्सीज। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन या जो डिसेंट इसके अगेंस्ट हुआ था बाइक टैक्सीज के अगेंस्ट, तो यहाँ पर कर्नाटक मोटर व्हीकल रूल्स ऑफ 1989 को कोट किया गया था, और उसमें बताया गया था कि जो बाइक टैक्सीज चल रही है यहाँ पर इनकी जो नंबर प्लेट है ये व्हाइट प्लेट है, दैट इज यूज्ड फॉर द प्राइवेट पर्पस ओनली। बट ये बाइक टैक्सीज को कमर्शियल यूज के लिए कमर्शियल यूज का किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो ऑटो यूनियन, टैक्सी यूनियन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक, स्पेशली इन बेंगलुरु। सो देयरफॉर गवर्नमेंट को भी यहाँ पर एक्शन लेना पड़ा, बिकॉज इट वाज इन द वायलेशन ऑफ द कर्नाटक एमवी रूल्स ऑफ 1989। तो अलग अलग ईयर्स में अलग अलग एक्शंस लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। फेब 2019 में ऑलमोस्ट 200 बाइक्स को सीज करा जिनकी व्हाइट प्लेट थी। उसके अलावा 120 बाइक्स को सीज करा इन जनवरी 2022। उसके अलावा ओला बाइक सर्विस जो है उसको सस्पेंड करा था फॉर 6 months, ठीक है, इन ईयर 2019। ऑल द 2 वीक्स में इसको रिवोक भी कर लिया गया था। अब ऑटो और कैब यूनियन जो है इसको बाइक टैक्सीज को स्टार्टिंग से काफी ज्यादा अपोज कर रहा है। अब फिर प्रेजेंट सिनेरियो में कैसी चल रही थी बाइक, तो एक टेम्परेरी रिलीफ मिली थी 2021 में। 2021 ये वो ईयर है जहां पर हमने ईवी को प्रमोट करना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया था। ईवी जो हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स से उन्हें, तो यहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये बोला था कि जो ईवी बाइक टैक्सीज है उनके लिए ईवी बाइक कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम निकाली, जिसमें इन ई बाइक्स को रेगुलराइज्ड करा। लेकिन अब इस जो स्कीम में टैक्स जो ईवी बाइक टैक्सी बाइक्स थी इनको अलाउ किया, बट दैट वाज रिवोक्ड अगेन इन 2024। व्हाई? अगेन कोटेड द सेम एमवी एक्ट एंड द रूल्स। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वुमेन की सेफ्टी को लेकर भी कंसर्न्स उठाए गए। अब करंट सिनेरियो क्या है? करंट सिनेरियो ये है कि 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया। वो इंटरिम ऑर्डर ये था कि गवर्नमेंट जो है वो कोर्सिव एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि हमने देखा 2019 और 2022 में गवर्नमेंट ने बहुत सारी बाइक्स को सीज करा था। तो गवर्नमेंट ने, कर्नाटक हाईकोर्ट ने यहाँ पर इंटरिम ऑर्डर दिया कि आप अभी कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लोगे अगेंस्ट दिस बाइक टैक्सीज, और वही कंटिन्यू था। और उसी में अगर हम देखें तो डिसीजन आया है कि 6 वीक्स में रैप अप करना है, और यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है दे हैव टू कम अप विद द रूल्स। तो पिटीशन जो है वो उबर की तरफ से फाइल हुआ था, रिबन टेक्नोलॉजी हमने जिसकी बात करी, उसके अलावा ANI टेक्नोलॉजी जिसके अंडर ओला चलती है, ठीक है, और रोप एंड ट्रांसपोर्टेशन जिसकी बात करी, उबर कंपनी जो है। सो इन ये मेन प्राइमरी 3 कंपनी है, और यहाँ पर दे साउट परमिशन टू रजिस्टर द 2 व्हीलर्स एज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। तो ये पिटीशन फाइल हुई थी, और इसी पिटीशन में 1989 के रूल्स को चैलेंज किया, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का 2023 का जजमेंट भी जो है वो कोर्ट करा है हाई कोर्ट ने, रोप एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर इस केस में 2023 में ही क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये है अल्टीमेट अथॉरिटी जो कि इन एग्रीगेटर्स को लाइसेंस दे सकते हैं, और लाइसेंस देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्टेट एमवी रूल्स में चेंजेस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट डायरेक्टेड द कर्नाटक गवर्नमेंट टू मेक द गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 93 एंड रूल्स अंडर सेक्शन 96 ऑफ एमपी एक्ट, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि 6 मंथ तक का टाइम है बिजनेस रैप अप करने के लिए, तब तक अगर रूल्स आ जाते हैं, गाइडलाइंस आ जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो है हमें बाइक टैक्सी जो है स्टेट ऑफ कर्नाटक में देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पेसिफिकली खुद कोई रूल्स बनाने के लिए या एक टाइमलाइन सेट करने से मना करता है, क्योंकि दे सेड इट विल बी जुडिशियल ओवररीच। रूल बनाने का जो यहाँ पर पावर है दैट वेस्टेड इन स्टेट लेजिस्लेटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव।
इफेक्टिव। ठीक है, ऐसे ही इंसिडेंट हमें 2016 में 2023 में भी देखने को मिला था। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से भी रैपिडो और बाइक टैक्सी जो है इनका भी बिजनेस रैप अप हो चुका है। व्हाई? बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट के स्पेसिफिकली रूल नहीं आए थे और विदाउट द रूल्स, ठीक है, हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा था सारे बाइक टैक्सी एग्रीगेटर को कि आपको आपका बिजनेस रैप अप करना पड़ेगा। ठीक है, अब नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट यू नो इन कंप्लीट इंडिया बाइक टैक्सीज काफी ज्यादा फेमस हुई है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में देखें तो सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली स्टेट्स ऐसे यहाँ पे स्पेसिफिक रेगुलेशन रिगार्डिंग द बाइक टैक्सीज, और उसमें भी जो महाराष्ट्र स्टेट है उसने अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा है। तो इफेक्टिवली अगर देखें तो सिर्फ दिल्ली ऐसा ही है जहाँ पे हमें स्पेसिफिक रूल्स गाइडलाइंस दिखती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखने को मिलता है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिस्निंग मी। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।